जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आईएएस दिव्य दृष्टि चैनल पे। आज शुरू करेंगे विजन आईएएस टेस्ट सीरीज नंबर 2, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉपिक दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, छावनी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, इसे छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या के लिए नगरपालिका प्रशासन हेतु स्थापित किया जाता है। ये कथन सही है, क्योंकि छावनी बोर्ड का गठन छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या के लिए नगरपालिका प्रशासन हेतु किया जाता है। इसका गठन 2006 में छावनी अधिनियम के उपबंधों के तहत किया जाता है। इस अधिनियम को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। दूसरा कथन है, यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। ये कथन गलत है, क्योंकि छावनी बोर्ड केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। इस प्रकार छावनी बोर्ड केंद्र सरकार द्वारा गठित एवं प्रशासित होता है। तीसरा कथन है, इसमें आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। ये कथन सही है। छावनी बोर्ड में आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचित सदस्य 5 वर्ष के लिए पद धारण करते हैं, जबकि मनोनीत सदस्य तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक उस क्षेत्र में उसका कार्यकाल होता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित के क्षेत्र में रामानुजन पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया है। ये कथन गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स, निल्स हेनरिक अवेल मेमोरियल फंड और इंटरनेशनल मैथमेटिक यूनियन द्वारा की गई है। दूसरा कथन है, इस पुरस्कार से अभी तक किसी महिला को सम्मानित नहीं किया गया। ये भी कथन गलत है, क्योंकि अभी हाल ही में कलकत्ता में स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान के गणितज्ञ प्रोफेसर नीना गुप्ता को वर्ष 2021 के युवा गणितज्ञों को दिए जाने वाले रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीसरा कथन है, यह पुरस्कार किसी विकासशील देश के एक शोधकर्ता को प्रदान किया जाता है। ये कथन सही है, क्योंकि यह पुरस्कार पहली बार वर्ष 2005 में गणितज्ञ रामानुजन निवास की स्मृति में प्रदान किया गया था। इसका उद्देश्य गणित के क्षेत्र में विकासशील देशों की युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन करना है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 45 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी शोधकर्ता को प्रदान किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है, स्टेम कोशिकाओं को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जाता। ये कथन गलत है, क्योंकि इसको प्रयोगशाला में भी बनाया जाता है। दूसरा कथन है, स्टेम कोशिकाओं के प्रत्यारोपण से HIV रोग का उपचार हो सकता है। ये कथन सही है, क्योंकि हाल ही में एक अमेरिकी मरीज स्टेम कोशिका प्रत्यारोपण के बाद HIV से ठीक होने वाली प्रथम महिला और तीसरी व्यक्ति बन गई हैं। तीसरा कथन है, स्टेम कोशिका को केवल स्तनधारियों से प्राप्त किया जाता है। ये कथन गलत है, क्योंकि स्तनधारियों के अतिरिक्त कीटों, उभयचरों और पादपों से स्टेम कोशिकाएं प्राप्त की जा सकती हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस राज्य के विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, राज्य के विधेयक को पारित करने में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती है। ये कथन गलत है, क्योंकि कोई भी विधेयक अधिनियम तभी बनता है जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं। दूसरा कथन है, राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाता है, लेकिन एक बार आरक्षित किए जाने के बाद राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती है। ये कथन सही है, क्योंकि जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करता है तो उसके बाद विधेयक को अधिनियम बनने में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं रह जाती है। यदि राष्ट्रपति द्वारा उस विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदन या सदनों के पास वापस भेजा जाता है तो उसे पुनः पारित किया जाता है। तो विधेयक को केवल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए पुनः प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तीसरा कथन है, राज्य का विधेयक
राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी होती है। ये कथन गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, अविश्वास प्रस्ताव किसी एक मंत्री या पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा सकता है। ये कथन गलत है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव केवल पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरा कथन है, निंदा प्रस्ताव केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा सकता है। यह भी कथन गलत है, क्योंकि निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्री या पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचकों के संचालन हेतु उत्तरदायी होता है? पहला रिटर्निंग अधिकारी, दूसरा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तीसरा जिला निर्वाचन अधिकारी और चौथा निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, रिटर्निंग अधिकारी। किसी सदन या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन अधिकारी, जिसे इंग्लिश में रिटर्निंग ऑफिसर ही कहते हैं, से संबंधित संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचनों के संचालन हेतु उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन तथा भत्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये कथन गलत है, क्योंकि ये संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। दूसरा कथन है, न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद उसके लिए उसमें संसद द्वारा अलाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है। ये भी कथन गलत है, क्योंकि किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद संसद द्वारा विशेषाधिकार तथा अधिकारों में उसके लिए कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तीसरा कथन है, ये राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। ये राज्य की नहीं, भारत के संचित निधि पर पारित होते हैं। उपर्युक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है, तो तीनों कथन गलत है, तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यपाल अपने विवेकाधिकार से कार्य कर सकता है? तो संविधान के अनुच्छेद 163 के क्लॉज 1 में राज्यपाल को कुछ मामलों में अपने विवेकाधिकार से कार्य करने का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना या फिर राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयकों को आरक्षित करना, जो आर्टिकल 200 के तहत होता है, और राज्य के निर्वाचन में किसी एक दल को बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, और अनुच्छेद 371 के प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के राज्यपालों को विशेष उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं ये। और देखिए, इसमें देखते हैं विकल्प में क्या क्या दिया हुआ है। इसमें पहला है कथन, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को सुरक्षित करना। यह भी कथन सही है, जैसा मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया। तीसरा कथन है, राज्य के निर्वाचन में किसी एक दल को बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। यह भी कथन सही है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला योजना समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 74वां संशोधन अधिनियम डीपीसी की स्थापना का प्रावधान करता है। ये कथन सही है, क्योंकि 74वां संविधान संशोधन जो अनुच्छेद 243 ZD यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। दूसरा कथन है, डीपीसी के सभी सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। ये कथन गलत है, क्योंकि इस अधिनियम के अनुसार जिला योजना समिति में कम से कम 4/5 सदस्य जिला स्तर पर पंचायत के और जिले में नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुने जाएंगे। कथन 3 है, इसमें जिले के ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में जनसंख्या का प्रतिनिधित्व होता है। ये कथन सही है, क्योंकि
समिति में इन सदस्यों की संख्या जिले में ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उसी निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ये कथन गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का तरीका जो होता है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान होता है। अंतर केवल इतना होता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। दूसरा कथन है, उसे हटाने का प्रस्ताव दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। ये भी कथन गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव में राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से होता है और लोकसभा में साधारण बहुमत से होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, न तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है, इस समिति का अध्यक्ष केवल लोकसभा से हो सकता है। ये कथन सही है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से किसी एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता है। दूसरा कथन है, सदस्यों के प्रतिवर्ष 1 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। ये भी कथन सही है, क्योंकि सदस्यों को प्रतिवर्ष 1 वर्ष की अवधि के लिए ही चुना जाता है। इसके लिए निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है भारत के राष्ट्रपति को। इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, क्योंकि उसे संसद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। ये कथन सही है, क्योंकि संसद के अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा उसे उसके पद से हटाया जाता है, इसलिए उसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। दूसरा कथन है, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण पर महाभियोग लगाने के प्रस्ताव के सिवाय विधायिका में चर्चा नहीं की जा सकती। ये भी कथन सही है, क्योंकि विधायिका में न्यायाधीशों के आचरण पर महाभियोग लगाने के प्रस्ताव के सिवा कोई चर्चा नहीं की जा सकती। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राज्यों के विधान परिषद के सृजन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। ये कथन गलत है, क्योंकि विधान परिषद के सृजन या उत्सर्जन के लिए संसद का अधिनियम अनुच्छेद 368 के प्रयोजन हेतु संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा और समान विधान की तरह साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। दूसरा कथन है, इसके पास साधारण विधेयक के लिए विधानसभा के समान शक्तियाँ होती हैं। ये भी कथन गलत है, क्योंकि अगर देखा जाए तो किसी साधारण विधेयक को पारित करने के संदर्भ में विधानसभा को विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं और विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम 4 महीने के लिए रोक सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, न तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति या परिस्थितियों में राज्य विधानसभा का कोई सदस्य निर्वाचित हो सकता है? अगर देखें, संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति राज्य विधान परिषद या विधानसभा के लिए चुने जाने और उसकी सदस्यता के लिए निर्हित होगा, उसके निम्नलिखित कंडीशन है, जिसमें देखते हैं इसमें से कौन कौन से कंडीशन उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। इसमें पहला है, यदि वह अनुमन्योचित दिवालिया हो जाए। ये भी सही है, इस कंडीशन में उसे निर्हित किया जा सकता है। दूसरा है, यदि वह विकृचित है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है। ये भी कथन उसके हिसाब से सही है।
तीसरा कथन है यदि वह 10वीं अनुसूची के प्रावधान के तहत निहित कर दिया जाता है, ये भी कथन सही है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पंचायती राज के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, बलवंत राय मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की। ये कथन गलत है, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति ने 2 स्तरीय नहीं त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना की सिफारिश की थी। दूसरा कथन है राजस्थान पंचायती राज की स्थापना करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य है। ये कथन सही है, क्योंककि राजस्थान पंचायती राज की स्थापना करने वाला पहला राज्य था। इस योजना का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में किया था। तीसरा कथन है पंचायती राज संस्था को 1982 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ये भी कथन गलत है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, इसमें पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है भारत के संविधान में भारतीय क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं किया गया है तथा इस संबंध में कानून बनाने हेतु संसद को अधिकृत करता है। ये कथन गलत है, क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 301 यह घोषणा करता है कि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम स्वतंत्र होगा। संविधान के भाग 13 के अन्य प्रावधानों में लगाए गए प्रतिबंधों के अतिरिक्त अनुच्छेद 301 द्वारा गारंटीकृत और प्रत्याभूत स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों से मुक्त करती है। दूसरा कथन है संसद राज्यों के मध्य व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि संसद सार्वजनिक हित में राज्यों के मध्य या राज्यों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन संसद भारत के किसी भाग में वस्तुओं की किसी कमी के मामले को छोड़कर एक राज्य को दूसरे पर वरीयता नहीं दे सकती या राज्यों के मध्य विभेद नहीं कर सकती। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के प्रावधान संबंधित हैं। अगर ये देखा जाए तो भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची में 4 राज्यों जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अतिरिक्त किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों की चर्चा की गई है। इसमें देखते हैं कथन क्या है। इसमें पहला कथन है प्रत्येक भारतीय राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक के हितों को बढ़ावा देने से। ये कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन है अनुसूचित जातियों के हितों की सुरक्षा से। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उस हिसाब से ये कथन सही है। आगे के कुछ कथन देखते हैं। तीसरा कथन है कुछ महत्वपूर्ण पदधारियों के लिए शपथ तथा प्रतिज्ञान से। ये भी कथन गलत है। और चौथा कथन है अन्य देशों के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों के निवासियों के हितों की रक्षा के लिए। ये भी कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी अनुसूचित जातियों के हितों के सुरक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायतों के गठन के 2 वर्ष बाद ही समय से पूर्व उसका विघटन होने पे क्या होगा? इसमें देखें तो इसे पहला कथन है इसे 5 वर्ष की पूरी अवधि के लिए पुनर्गठित किया जाएगा। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक पंचायत राज्य जो समय से पहले भंग होने पर पुनर्गठित हुई है वह पूरे 5 साल के निर्धारण अवधि तक कार्यरत नहीं रहती है, बल्कि शेष अवधि के लिए कार्यरत रहती है। दूसरा कथन है शेष कार्यकाल के लिए नवनिर्वाचन नहीं किया जाएगा। ये भी कथन गलत है, क्योंकि निर्वाचन तो होता ही है। और तीसरा कथन है शेष अवधि को पूरा करने के लिए इसे पुनर्गठित किया जाएगा। ये कथन सही है।
और चौथा कथन इसमें दिया हुआ है राज्य विधान सभा कार्रवाई की दिशा निर्धारित करेगी। ये भी कथन गलत है, तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वीं अनुसूची के संदर्भ में स्थानीय प्रशासन विषय निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। अगर ये देखा जाए स्थानीय शासन एक राज्य विषय है, राज्य इस विषय पर अपने कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, किंतु जब 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में संशोधन किया गया तब राज्यों के लिए स्थानीय निकायों के विकास पर निर्मित कानूनों को संशोधित संविधान के अनुरूप बनाने के लिए उसमें परिवर्तन करना हो गया, अनिवार्य हो गया। इन संशोधनों के आलोक में राज्य के कानूनों में आवश्यक परिवर्तन करने हेतु राज्यों को 1 वर्ष का समय दिया गया। तो उस हिसाब से अगर देखें तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है विधानसभा एक साधारण विधेयक पारित करते समय विधान परिषद द्वारा किए गए संशोधनों की अवहेलना कर सकता है। ये कथन सही है, क्योंकि विधानसभा दूसरी बार विधेयक पारित करके विधान परिषद की अवहेलना कर सकती है, जबकि विधान परिषद को इस प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। दूसरा कथन है विधानसभा द्वारा अस्वीकार किए गए विधेयक उसकी उत्पत्ति के स्रोत से निरपेक्ष रहते हुए समाप्त हो सकता है। ये भी कथन सही है, क्योंकि गतिरोध को हल करने के लिए विधेयक को दूसरी बार पारित करने की क्रियाविधि केवल विधानसभा में पुनः स्थापित किए जाने वाले विधेयक पर लागू होती है। जब एक विधेयक जो विधान परिषद में पुनः स्थापित हुआ है और विधानसभा को भेजा गया है तथा उसके द्वारा अस्वीकार किया जाता है तो विधेयक समाप्त हो जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किन समितियों ने केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में अनुशंसा प्रस्तुत की। इसमें सरकारिया आयोग, MS पुंछी आयोग और राजमन्नार समिति ने, ये तीनों ने किया हुआ है, क्योंकि न्यायमूर्ति SR सरकारिया आयोग की नियुक्ति जून 1983 में हुई थी। इसके द्वारा सहकारी संघवाद पर बल दिया गया और कहा गया कि सहकारी कार्रवाई के लिए संघवाद एक स्थिर संस्थागत अवधारणा की तुलना में कार्यरत रहेगा। MS पुंछी आयोग का गठन वर्ष 2007 में हुआ और इस आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। और राजमन्नार समिति जो वर्ष 1969 में इसका गठन किया गया, अंतर्राज्यीय परिषद के तत्काल गठन का आह्वान करने की सिफारिश की थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन से देश के युग के मध्य संचालित हुई है। अगर देखें तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो पाइपलाइन है वो जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को अभी हाल ही में रोका है, इसलिए ये टॉपिक चर्चा में है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 बाल्टी सागर से के नीचे 1200 किमी लंबी पाइपलाइन है जो सेंट पीटर्सबर्ग के पास रूस के तट से जर्मनी में लुम्बित नामक गैस ले जाएगी। अगर ये देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, जो रूस से जर्मनी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें पहला कथन है संविधान के उल्लंघन के आरोप में उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ये कथन सही है, क्योंकि अनुच्छेद 56(1) के बी में कहा गया है कि संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यद्यपि संविधान यह विवरण नहीं देता है कि संविधान का कितना उल्लंघन होने पे ऐसा किया जाएगा। दूसरा कथन है राष्ट्रपति को हटाने पर उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालता है। ये कथन गलत है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत भारत का उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल के
लिए कार्यभार नहीं संभालता, बल्कि केवल नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक वह राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह कथन सही है, क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। राज्यपाल उसे कभी भी बर्खास्त कर सकता है। यह कथन गलत है, क्योंकि अगर देखें तो वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि राज्यपाल उसे किसी भी समय बर्खास्त कर सकता है। जब तक उसे विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है, तब तक उसे राज्यपाल द्वारा बर्खास्त नहीं किया जा सकता। तीसरा कथन है, वह किसी भी समय राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है। ये कथन सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को निर्वाचनों में उसके प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता देता है। ये कथन सही है, क्योंकि निर्वाचन आयोग निर्वाचनों के उद्देश्य से राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है और निर्वाचनों में उसके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता देता है। अन्य दलों को केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जा सकता है। दूसरा कथन है, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचित दलों को दी गई मान्यता निर्वाचनों में उसके कुछ विशेषाधिकार को निर्धारित करता है। यह भी कथन सही है। आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को दी गई मान्यता उनके लिए कुछ विशेषाधिकार निर्धारित करती है, जैसे दल के प्रतीकों का आवंटन, राज्य के स्वामित्व वाले टेलीविज़न और रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक प्रसारण के लिए समय का प्रावधान और मतदाता सूची तक पहुंच आदि इत्यादि जो हैं वह हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है नीति आयोग के पद का। ये भी सही है। अंतर्राज्यीय परिषद का, ये भी सही है। राष्ट्रीय एकता परिषद का, ये भी सही है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1, 2 और 3। प्रधानमंत्री अगर किसी भी समिति में है तो वो उसकी अध्यक्षता करेगा ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संविधानेतर निकाय है। ये कथन सही है, क्योंकि संविधान में इनका उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि कार्य संचालन के नियमों में इसकी स्थापना के बारे में उपबंध किया गया है। दूसरा कथन है, ये मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ये कथन गलत है, क्योंकि इन समितियों के अध्यक्ष आमतौर पर प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन कभी कभी मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री, विशेष रूप से गृह मंत्री या वित्त मंत्री भी इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि यदि प्रधानमंत्री किसी समिति का सदस्य है तो वह हमेशा उसकी अध्यक्षता करता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन यानी स्विफ्ट निम्नलिखित में से कौन से कथन को सही रूप से प्रदर्शित करता है? अगर जो देखें तो स्विफ्ट के बारे में आपको बताता हूँ। स्विफ्ट वास्तव में धन का हस्तांतरण नहीं करता है, बल्कि यह 200 से अधिक देशों में 11,000 से अधिक बैंकों को सुरक्षित वित्तीय संदेश सेवा प्रदान, लेन देन की जानकारी को स्थापित करने वाले एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। जैसे बैंक से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं आप, तो जो मोबाइल पे मैसेज आता है वो स्विफ्ट कंपनी करती है ऐसा। तो इसमें पहला कथन हुआ है
ये दिया हुआ है कि यह सुरक्षित वित्तीय संदेश सेवा प्रदान करने, लेन देन की जानकारी को सत्यापित करने के लिए एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। यह कथन सही है। नेक्स्ट कथन देख लेते हैं। यह देशों के बीच वास्तविक रूप से धन का हस्तांतरण करने का एक समन्वय केंद्र के रूप में कार्य करता है। ये कथन गलत है। मैंने आपको पहले ही बताया कि स्विफ्ट वास्तव में धन का हस्तांतरण नहीं करता है। नेक्स्ट कथन है, यह विश्व बैंक के नेतृत्व वाला एक संगठन है जो वित्तीय संचार में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को स्थापित करने में मदद करता है। यह भी कथन गलत है। चौथा और आखिरी कथन है, यह बैंकिंग परिवेश से संबंधित बामेल समिति द्वारा किए गए समझौते का समुच्चय है जो बैंकों और वित्तीय प्रणाली के जोखिमों पर केंद्रित है। यह भी कथन गलत है। इसका सही उत्तर विकल्प ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन का फर्स्ट पार्ट द पोस्ट प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रणाली के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करता है। ये कथन सही है, क्योंकि अगर जो देखें तो फर्स्ट पार्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली को इस प्रणाली के अंतर्गत देश की छोटी भौगोलिक इकाइयों में विभाजित किया जाता है जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है, और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करता है। इस प्रणाली के अंतर्गत विजेता प्रत्याशी को बहुमत अर्थात 50% प्लस एक मत प्राप्त करना अनिवार्य होता है। चुनावी प्रतिस्पर्धा में जो प्रत्याशी अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत प्राप्त करता है, अर्थात जो सबसे पहले विजयी पोस्ट को पार करता है, वही विजेता होता है। दूसरा कथन है, इस प्रणाली के अंतर्गत विजेता प्रत्याशी को 50% से अधिक मत प्राप्त करना अनिवार्य होता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये कथन गलत है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनावी बांड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सभी राजनीतिक दल चुनावी बांड के माध्यम से धन प्राप्त करने योग्य हैं। ये कथन गलत है, क्योंकि केवल ऐसे राजनीतिक दल जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत हैं और जिन्हें लोकसभा या राज्य के विधान के पिछले आम चुनाव में डाले गए मतों में कम से कम 1% से मत प्राप्त हुए हैं, चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र सिर्फ वही होंगे। दूसरा कथन है, चुनावी बांड किसी एक व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है। यह भी कथन गलत है, क्योंकि चुनावी बांड को किसी मात्र राजनीतिक दल द्वारा केवल एक अधिकृत बैंक से बैंक खाते के माध्यम से ही बुनाया जा सकता है, इसलिए ये कथन गलत है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, न तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी शाखा है और यह समूहों के रूप में संसद की ओर शासन करती है। ये कथन सही है, क्योंकि सामूहिक उत्तरदायिता का सिद्धांत इंगित करता है कि मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी शाखा होती है और यह सामूहिक रूप में संसद की ओर से शासन करती है। दूसरा कथन है, यह सभी मंत्रियों के लिए एक बाध्यकारी है कि वे ऐसी नीति का अनुसरण करें या उससे सहमत हो जिसके लिए सामूहिक उत्तरदायिता है। ये भी कथन सही है। यह इस सिद्धांत को इंगित करता है कि यदि कोई मंत्रिमंडल के किसी नीति या निर्माण से सहमत नहीं है तो उसे या तो निर्णय को स्वीकार करना होगा अथवा त्यागपत्र देना होगा। इस प्रकार सभी मंत्रियों के लिए यह बाध्यकारी है कि वे ऐसी नीति का अनुसरण करें या उससे सहमत हो जिसके लिए सामूहिक उत्तरदायित्व है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामिक सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी सदस्यता 4 महाद्वीपों तक विस्तारित है। ये कथन सही है, क्योंकि इस्लामिक सहयोग संगठन संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। इसमें 4 महाद्वीप जो अफ्रीका, एशिया, यूरोप और दक्षिण
अमेरिका के 57 सदस्य देश शामिल हैं। दूसरा कथन है, हाल ही में भारत को एक पर्यवेक्षक सदस्य का दर्जा दिया गया है। ये कथन गलत है, क्योंकि भारत को OIC में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला कथन है, इसका गठन पुंछी आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया। ये कथन गलत है, क्योंकि ये सरकारिया आयोग की सिफारिश पर किया गया। दूसरा कथन है, इसका सचिवालय केंद्रीय परिषद के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है। ये कथन सही है, क्योंकि परिषद की सहायता के लिए एक सचिवालय होता है, जिसमें अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय कहा जाता है उसको। यह सचिवालय वर्ष 1991 में स्थापित किया गया तथा इसका मुख्यालय भारत सरकार का इसका प्रमुख जो होता है वो भारत सरकार का एक सचिव होता है। वर्ष 2011 में यह क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। ये कथन सही है, क्योंकि वित्त विधेयक के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है धन विधेयक जो अनुच्छेद 110 है। दूसरा वित्त विधेयक, जिसे वित्त विधेयक 1 भी कहते हैं, जो अनुच्छेद 117 क्लास 1 होता है। और तीसरा और आखिरी होता है वित्त विधेयक 2, जो अनुच्छेद 117 क्लास 3 होता है। दूसरा कथन है, धन विधेयक पारित करने के लिए आहूत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये कथन गलत है, क्योंकि धन विधेयक के मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान ही नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विषय दिया हुआ है और सूची दी हुई है। वन संघ सूची, कृषि राज्य सूची और शिक्षा समवर्ती सूची। अगर जो देखें तो इसमें वन जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया है, तो ये गलत हो जाता है। और कृषि और शिक्षा ये राज्य सूची में है और शिक्षा समवर्ती सूची में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के विधान परिषदों के निर्वाचनों में निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचक हो सकते हैं? पहला नगर पालिका के सदस्य, दूसरा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, तीसरा राज्य के विधायक और चौथा राज्य के संसद। अगर जिसमें देखें तो 1/3 सदस्य राज्य के स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अगर उसमें देखें तो ये नगर पालिका के सदस्य और राज्य के विधायिका शामिल होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के रिक्त होने की स्थिति में निम्नलिखित में से किसकी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है? अगर जो देखें जिसमें राष्ट्रपति यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद सदन द्वारा अगले अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को निर्वाचित किए जाने तक रिक्त रहता है, तो राष्ट्रपति संसद के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले व्हाइट चिल्ड मैकॉक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी गर्दन पर लंबे और घने बाल होते हैं और यह अन्य मैकॉक प्रजातियों की तुलना में इनकी पूंछ लंबी होती है। ये कथन सही है, क्योंकि व्हाइट चिक मैकॉक इस क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य मैकॉक से भिन्न होते हैं, क्योंकि सफ़ेद बाल
इनके गर्दन पर लंबे बाल और घने बाल और लंबी पूंछ इनकी विशेषता होती है। दूसरा कथन है, यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची के तहत सूचीबद्ध है। ये कथन गलत है, क्योंकि इन्हें अभी तक भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल नहीं किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य स्तरीय निर्वाचक कार्यालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये कथन गलत है, क्योंकि राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाती है, जिसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से नियुक्त किया जाता है। दूसरा कथन है, जिला स्तर पर निर्वाचन अधिकारी को जिले के जिलाधिकारी के द्वारा नाम निर्देशित किया जाता है। ये भी कथन गलत है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 21 के अनुसार किसी संसदीय या विधान क्षेत्र के निर्वाचन कार्य के संचालन के लिए निर्वाचन अधिकारी, जिसे इंग्लिश में रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं, उसका ये दायित्व होता है। भारत का निर्वाचन आयोग राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकार के किसी पदाधिकारी को राज्य सरकार, संघ, राज्य क्षेत्र प्रशासन के परामर्श से प्रत्येक विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचित अधिकारी के रूप में निर्देशित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यों में इसकी स्थापना संबंधित राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा की जाती है। ये कथन सही है, क्योंकि राज्यों में संबंधित राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा और संघ राज्य क्षेत्रों में भारत के संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाता है। दूसरा कथन है, महापौर नियम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। ये कथन गलत है, क्योंकि अगर देखें, नगर निगम आयुक्त परिषद और उसकी अस्थायी समिति द्वारा किए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायित्व होता है। इस प्रकार यह नगरपालिका का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यूरोपीय संघ द्वारा प्रदान किया गया एक पद नाम है। ये कथन गलत है, क्योंकि प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा अमेरिकी कानून के तहत एक पदनाम है, जिसकी अंतर्गत विदेशी भागीदारों को रक्षा, व्यापार एवं सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र की मुख्य लाभ प्रदान किए जाते हैं। दूसरा कथन है, यह निर्देशित देशों के लिए सैन्य और आर्थिक विशेषाधिकार प्रदान करता है और साथ ही सुरक्षा प्रतिबद्धों को भी शामिल करता है। ये भी कथन गलत है, क्योंकि ये सुरक्षा प्रतिबद्धों को शामिल नहीं करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, न तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी सदस्य विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संसद के ऐसे किसी भी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किए गए विधेयक है जो मंत्री नहीं है। ये कथन सही है, क्योंकि संसद का प्रत्येक सदस्य जो मंत्री नहीं है निजी सदस्य कहलाता है। यहाँ तक कि सत्ताधारी दल का कोई संसद जो सदस्य जो मंत्री नहीं है वह निजी सदस्य होता है। दूसरा कथन है, इसका प्रारूप विधि विभाग के परामर्श से संबंधित विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। ये कथन गलत है, क्योंकि इसका प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित सदस्य की होती है, न कि विभाग की। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी सदस्य को राज्यसभा के लिए कितनी भी बार नाम निर्देशित किया जा सकता है? ये कथन सही है, क्योंकि राज्यसभा में सेवानिवृत्त सदस्य कितनी भी बार पुनः निर्वाचित या पुनः नाम निर्देशित के लिए पात्र होता है।
दूसरा कथन है राज्यसभा का सामान्य कार्यकाल एक बार में 6 वर्ष का होता है। ये कथन गलत है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है और विघटन के अधीन नहीं सदस्य रहता, तो ये कथन सही होता। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए शपथ और प्रतिज्ञान का वर्णन भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। ये कथन गलत है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए शपथ तथा प्रतिज्ञान का प्रारूप को तीसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। दूसरा कथन है भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए वापस बुलाया जा सकता है। ये कथन सही है, क्योंकि आर्टिकल 128 में ऐसा वर्णन किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीमान XYZ उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहते हैं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु क्या है? मैं आप लोग को बता दूं, संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान में न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्माइल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है स्माइल योजना वंचित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए है। ये कथन सही है, क्योंकि हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्माइल आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता का आरंभ किया है। दूसरा कथन है यह आवास सुविधाएं और कौशल विकास प्रदान करती है। यह भी कथन सही है, क्योंकि गरिमा गृह के रूप में आवास सुविधा, भोजन, वस्त्र, मनोरंजन की सुविधा, कौशल विकास के अवसर, मनोरंजक गतिविधियां और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करना है। तीसरा कथन है इसमें जिलाधिकारी के अधीन ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ का प्रावधान किया गया है। ये कथन गलत है, क्योंकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों के मामलों को निगरानी और ऐसे अपराधों का समय पर पंजीकरण, जांच और अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस महानिदेशक के प्रभार के अधीन प्रत्येक राज्य में ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ का प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम केयर फंड चिल्ड्रन स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे उन बच्चों के पुनर्वास और शिक्षा को सुनिश्चित करने हेतु गैप फंडिंग के लिए शुरू किया गया है, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता दोनों को खो दिया है। ये कथन सही है, क्योंकि इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों को निरंतर तरीके से व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिन्होंने अपने माता पिता को कोविड-19 महामारी में खो दिया है। साथ ही इसका उद्देश्य उन बच्चों को स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनके कल्याण में मदद करना है, उन्हें शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना है तथा 23 वर्ष की आयु पर वित्तीय सहायता के साथ उन्हें एक आत्मनिर्भर अस्तित्व के लिए तैयार करना है। दूसरा कथन है इसमें 18 वर्ष की आयु से मासिक वजीफा और 13 वर्ष की आयु होने पर एक मुश्त 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। ये भी कथन सही है, क्योंकि पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन योजना अन्य बातों के साथ साथ इन बच्चों को समेकित दृष्टिकोण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए गैप फंडिंग, 18 वर्ष की आयु से मासिक वजीफा और 23 वर्ष की आयु होने तक 10 लाख रुपए की एक मुश्त राशि प्रदान करने के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय का आरंभिक या मूल क्षेत्राधिकार है?
अगर ये देखें तो रीट के संबंध में उच्चतम न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार है, क्योंकि नागरिक सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, रीट क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्यों से नागरिकों के मूल कर्तव्यों को लागू करने हेतु एक याचिका का उत्तर देने के लिए कहा था। मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में 14 मूल कर्तव्य हैं। ये कथन गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 51A में 11 मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। दूसरा कथन है, संविधान में उनके शामिल होने के बाद कर्तव्यों को समाविष्ट करने वाले भाग में केवल एक बार संशोधन किया गया है। दूसरा कथन सही है, क्योंकि इसमें 10 कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1942 द्वारा जोड़ा गया तथा 11वें मूल कर्तव्य को 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शामिल किया गया, इसलिए यह कथन सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2। अब आगे के 50 क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।